कहानी के पार्ट 5 को समझने के लिए पहले पार्ट 4 को देखें। जब काजल प्रिंस से शादी करने के लिए इनकार कर देती है, तो प्रिंस अपने खतरनाक इरादे तैयार कर चुका था। पहले उसे यकीन था कि वो मना नहीं करेगी शादी के लिए, पर अब उसका साफ-साफ जवाब सुनकर वो खोल रहा था और कहता है, प्यार से तो समझी नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बोलकर वो कॉलेज के बाहर चला जाता है। वो दोनों दोस्त खड़े उसकी बातों का मतलब निकालने लगते हैं और इधर कांस्टेबल राजन हाँ करता है और मदन जी चट मंगनी पर ब्याह करने की तैयारी में लग जाते हैं। मिली के पापा खुद चाहते थे उनकी बेटी का घर एक बार फिर से बच जाए। वो सामने से आया इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहते थे। मिली की सहमति मिलते ही उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। आनंद फान में वो लोग मिलकर एक दिन अच्छा देकर अपनी फैमिली और कलिंग के बीच मंदिर ले जाकर राजन और मिली की शादी करा देते हैं। शादी के विदाई के समय मिली पापा के गले लगकर खूब रोती है। तभी उसके पिता कहते हैं, मिली अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ और राजन के साथ सुखी पूर्वक अपने नए संसार में प्रवेश करो बेटी। वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने देगा। तुम उसकी बच्ची को माँ का प्यार देना और उसके दिल में बस जाना। जाओ बेटी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भगवान करे ढेरों खुशियाँ तुम्हारे दामन में समा जाए। वो उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर विदा करते हैं और वो राजन के साथ चली जाती है। काजल और सौर्य शादी होने के बाद राजन के घर आ गए थे, क्योंकि वो उसके घर को सजाने का काम करना चाहते थे, जो वो पूरा कर चुके थे और उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नन्ही गीतू भी आया के साथ यहीं खेल रही थी। तभी आया कहती है, छोटे ठाकुर मालिक आ गए हैं। आप खुशी से कहती है आया खुशी से कहती है। गीतू को काजल के हाथों में थमा कर बाहर भागती है। वो दोनों भी बाहर आते हैं। राजन शेरवानी और पगड़ी पहने काफी हैंडसम लग रहा था और मिली लाल साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सौर्य आगे बढ़कर राजन के गले लगता है और कहता है, नई जिंदगी मुबारक हो मेरे दोस्त। भाभी आपका स्वागत है आपके घर में। दोनों को ये कहता आगे बढ़ने का इशारा करता है। काजल आया से आरती की थाल मंगवा कर खड़ी थी और गीतू अब आया की गोद में थी, जो अपने पापा को देखकर उसके पास जाने के लिए मचल रही थी। दोनों दरवाजे पर आते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशियों की बरसात हो रही थी। काजल उनकी आरती उतारती है। अमिली आगे बढ़ती है और कहती है, घर में आने है पहले मेरी बेटी मुझे चाहिए। कहकर आया के हाथ से गीतू को ले लेती है। अब चलिए कहकर राजन का हाथ पकड़ लेती है। वो शर्मा सा जाता है। काजल सौर्य बहुत ही खुश होते हैं मिली की बातों से। राजन सौर्य को काजल को बहुत धन्यवाद देता है। उसके लिए इतना सब कुछ करने पर सौर्य उसे अपने दोस्त होने का याद दिलाता है और चुप करा देता है। मिली भी काजल के व्यवहार से बहुत खुश होती है और नई दुल्हन होने का लिहाज छोड़कर खाने पीने में उसकी मदद करती है। सब कुछ समेटते समेटते रात के 11 बज गए थे। सौर्य उन दोनों से विदा लेकर काजल के साथ घर निकलता है। राजन अपनी जिंदगी में मिली को स्वीकार कर चुका था और उन दोनों की जिंदगी बहुत ही मजे में गुजर रही थी। मिली बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। उसने राजन का घर और गीतू दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। राजन बहुत ही बेफिक्री जिंदगी गुजारने लगा था। वो कुछ दिनों के लिए मिली को बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। सौर्य को जब अपने दिल की बात बताया, तो उसने खुद ही उन दोनों का टिकट बुक करवा दिया और स्टेशन पर छोड़ आया। उसे अपना यह दोस्त जान से प्यारा था और इधर रीतु शादी के बाद पढ़ाई छोड़कर ससुराल में खुश थी। वो कभी कभी आती थी और सबसे मिलकर रात तक चली जाती थी। उसे खुश देखकर ममता जी बहुत खुश थी। काजल दिन रात एक करके पढ़ाई में लग चुकी थी। उसकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो रही थी। वो बहुत खुश थी। आज उसकी अंतिम परीक्षा थी। वो सुबह सुबह पूजा करके सबको प्रणाम करती और आशीर्वाद लेती है। जल्दी में नाश्ता करके वो सौर्य के साथ परीक्षा देने सेंटर चली जाती है। वहाँ मोनी से मिलकर बात करने करके अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। परीक्षा देकर जब वो निकलती है तो सौर्य उसे गेट पर नजर आता है। तभी उसे प्रिंस के साथ सुनील और मुन्ना ठहाका लगाते कॉलेज के अंदर जाते दिखते हैं। वो सोचती है, ये तीनों तो परीक्षा देकर घर जाते हैं, पर अंदर क्यों आ रहे हैं? और प्रिंस तो उन दोनों को उस दिन मेरी खातिर मारा था, आज दोस्ती हो गई है। चलो मैं भी तीनों से परीक्षा के बारे में पूछ ही लेती हूँ। बस 2 मिनट लगेंगे। वो सौर्य को 5 मिनट रुकने का इशारा करती है और उसके पीछे चली जाती है। तभी प्रिंस उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने बहुत देर कर दी। आज फिर वो निकल गई है। शायद उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों की वजह से मेरा भाई आज इस हालत में है। कल डॉक्टर फिर बोले हैं कि उस लड़की को जल्द ही भाई के सामने लाने से उनके ठीक होने का चांस है। अब बोलो
आज तो काजल की लास्ट परीक्षा थी, अब कैसे उसे पकड़ूं? वो तो सौर्य के साथ चली गई, प्रिंस चीख कर बोल रहा था। वो लोग कॉमन रूम में बैठे थे, जहाँ काजल और सौर्य की बात हो रही थी। उनके पीछे आती काजल अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी और बाहर ही सुनने लगती है। उसे प्यार के जाल में फंसा लिया था, पर तुम दोनों के कारण उसकी सहेली मर गई, इसलिए वो अब शादी भी नहीं करना चाहती। मैं कितना रोया गिड़गिड़ाया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मैं उससे शादी करके इतना दुख तकलीफ देता तो कि सूर्य प्रताप तड़प उठता, उसे अपने भाई के सामने खड़ा रखता ताकि वो ठीक होता। पर अब फिर मुझे मौके का इंतजार करना होगा। वो गुस्से में पागल हो रहा था। अब काजल की आंखें सदमे से फटने लगी थी। वो रूमी के कातिल के बारे में जानकर फूट फूट कर रो देती है। तभी उसका दोस्त कहता है, तुझे काजल को किसी भी तरह आनंद के सामने लाना होगा ताकि वो कोमा से बाहर आ सके। प्रिंस, अब क्या करेंगे हम? मेरा दिल तो उस सौर्य और काजल को टुकड़े टुकड़े कर देने का जी करता है। दिल चाहता है कि उनके इतने टुकड़े करूं कि उसका दोस्त पुलिस दोस्त राजन पहचान ना पाए। तभी एक आवाज आती है, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे तुम नीच और गिरे हुए लोग, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई छोटे ठाकुर और पुलिस को बताने जा रही हूँ। काजल अंदर आते हुए बोलती है। उसे सूर्य को मारने की बात सुनकर बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर आ चुकी थी, जो शायद बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। अपनी सुनील और मुन्ना तीनों अचानक उसके सामने आने से अवाक रह जाते हैं। तभी काजल कहती है, तो तुम आनंद के भाई हो और मुझसे बदला लेने आए हो, और मैं बेवकूफ तुम्हें अच्छा लड़का समझती रही। तुम दोनों इससे मिले हो क्योंकि तुम लोग तो आनंद के दोस्त हो ना, पर तुम लोगों को उसकी गलती कभी नजर नहीं आई थी। इतने दिन मुझे अफसोस हो रहा है आनंद के बारे में सुनकर, पर तुम लोगों ने मेरी सहेली को मार डाला। वो नफरत से बोलती रो पड़ती है। मेरी सहेली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर अब तुम लोग नहीं बचोगे। तुम्हें तुम्हारे किए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। वो चिल्लाते हुए बोलकर बाहर जाने लगती है। तभी पकड़ उसे प्रिंस चिल्लाता है और दौड़ता है उसके पीछे। वो तेजी से भाग रही थी। सब परीक्षार्थी परीक्षा देकर जा चुके थे, जिस कारण पूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ था। वो जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ छोटे ठाकुर, बचाइए मुझे। पर वो तो गेट पर उसका इंतजार कर रहा था और गेट क्लास से बहुत दूर था। वो तीनों उसे पकड़ने की कोशिश में थे, जिससे वो बाहर नहीं जा पा रही थी और अंदर ही अलग अलग कमरों में इधर से उधर भाग रही थी। पर कितना भागती, वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और उसी के दुपट्टे से उसका मुंह बांध देते हैं। तभी प्रिंस कहता है, सुनील स्टोर रूम में जाओ और बोरा लेकर आ, और तू मुन्ना देख कर आ कि मेन गेट पर इसका यार तो नहीं खड़ा। यदि ऐसा है तो बाहर जा और गाड़ी घुमाकर पीछे के दरवाजे ले आ। चल जल्दी कर, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। उन दोनों से कहकर उसे काजल के हाथ कस कर पकड़ता है, जो छूटने के लिए छटपटा रही थी। वो दोनों निकल जाते हैं। तभी प्रिंस कहता है, अब तुम्हें बताता हूँ काजल कि मैं क्या चीज हूँ। बहुत घमंड है ना तुझे? तेरा सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। उस सौर्य को तो अपने पैरों पर सर रखकर माफी मंगवाऊंगा मैं। और खूब जोर से हंसता है। वो बेबस से रोई जा रही थी। हाँ प्रिंस, वो गेट पर काजल का इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी पिछले दरवाजे पर ला रहा हूँ, तू जल्दी आ। मुन्ना का फोन आ गया है। तभी सुनील भी फटी सी बोरी लेकर आता है। दोनों मिलकर उसके ऊपर बोरी को डालते हैं और प्रिंस उसे अपने कंधे पर उठाते हुए बाहर निकलता है। छुपते हुए वो लोग पिछले गेट से निकल जाते हैं। तभी, ए रुको, कौन हो तुम लोग और क्या ले जा रहे हो बोरे में? अब उन दोनों के सर से पसीना निकलने लगा था। पीछे से जो कोई था, जब गर्ज का आवाज में चिल्लाता हुआ उसके पीछे आने लगा, तो वो दोनों बेहद घबरा गए थे। तभी वो बोलता है, कौन हो तुम लोग और क्या ले जा रहे हो? वो कॉलेज का चपरासी था, जो परीक्षा खत्म होने के बाद दरवाजे बंद करने निकला था। तभी सुनील हकलाते हुए कहता है, वो कचरा है। सर ने हम दोनों को फेंकने को कहा है। तभी चपरासी कहता है, तुम दोनों को कचरा फेंकने को बोला? कौन से सर ने? चपरासी कुछ देर सोच कर पूछा। अब काजल बोरे के अंदर से गूं गूं करने लगी तो प्रिंस घबरा गया और बोला, मुझे क्या देख रहा है, भाग। कहकर प्रिंस काजल को कस कर पकड़ते हुए पिछले गेट की तरफ भागता है। उसके पीछे सुनील भी चपरासी को धक्का देकर भागता है। पिछला गेट अभी खुला हुआ ही था। मुन्ना गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा था। अब चपरासी जोर से चिल्ला रहा था, चोर चोर पकड़ो, और उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। उसकी आवाज से दो चार प्रोफेसर भी दौड़े चले आए। वो तीनों तो तब तक गाड़ी लिए भाग चुके थे। प्रोफेसर लोग अभी आपस में बातचीत कर रहे थे कि सूर्य भी काजल के लेट होने के कारण उसे ढूंढने आने लगा था। भीड़ देखकर वहीं जाकर पहुंचा। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उन सबसे पूछ बैठा। तभी
उस कॉलेज के प्रोफेसर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अरे शौर्य बाबू, आप यहाँ, कोई काम है क्या? तो शौर्य कहता है, वो मेरी एक फ्रेंड परीक्षा दे रही थी, अभी वो अपनी सहेली से मिलने वापस अंदर आई थी, उसी को ढूंढने आया हूँ। उसका हाथ थामकर बोलता है। तो प्रोफेसर बोला, सब तो चली गई शौर्य बाबू, पूरा कॉलेज खाली है। तब शौर्य कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है सर, वो मुझे 5 मिनट रुकने का इशारा करके वापस अंदर आई थी। अब शौर्य टेंशन में आ गया था। तभी एक आदमी कहता है, एक बात है, अभी 2 लड़के बोरी से ढककर कोई चीज ले जा रहे थे, जब मैंने पूछा तो कचरा फेंकने की बात बोला, पर उस बोरे के अंदर किसी लड़के की गूं गूं की आवाज आ रही थी। ये बात चपरासी प्रोफेसर से कहता है। तो शौर्य घबरा जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? लड़की की आवाज, कहीं वो काजल तो नहीं है? वो अब डर गया, उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। वो रूमी को खो चुका था और वो काजल को नहीं खोना चाहता था। तभी चपरासी कहता है, ये तो नहीं बता सकता हूँ सर, क्योंकि लड़की का मुंह नहीं दिख रहा था, पर आवाज 100% लड़के की ही थी। एक लड़का उसे पकड़ा था और पिछले दरवाजे से वो दोनों जा रहे थे। मेरे पूछने पर मुझे दूसरा लड़का धक्का देकर गिरा दिया और दोनों उसे लेकर भाग गए। गेट पर गाड़ी में उसका तीसरा साथी था, जो उन दोनों को लेकर भाग गया। चपरासी पूरी डिटेल में बताता है। तभी शौर्य कहता है, हे भगवान, वो काजल थी, क्योंकि वो अंदर आई थी। वो घबरा कर राजन को कॉल लगाता है और फिर सारी बात बताता है। वो तो घूमने लगा था, पर वहीं से थाने में अपनी जगह दूसरे पुलिस को खबर करके जल्दी काजल का पता लगाने को बोलता है और खुद शौर्य से कल तक आने का वादा करके घबराना नहीं कहकर फोन काटता है। अब शौर्य को वो लोग ऑफिस में लाकर बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और दुख की छाया एक साथ पसरी हुई थी। कुछ ही देर में सब इंस्पेक्टर अमन आकर सारी तहकीकात करता है। शौर्य से भी सब बात जानकर उसे घर जाने को बोलता है और खुद भी गाड़ी की तलाश में निकल जाता है। पर शौर्य अमन के साथ गाड़ी घुमाकर पूरे शहर में गली गली काजल को ढूंढने लगता है। और इधर प्रिंस अपने घर के कैंप में गाड़ी रोककर उसे खींचते हुए सीढ़ियों के ऊपर कमरे में ले जाता है और आनंद के पैरों पर उसका सर पकड़कर रगड़ता है। चल मांग माफी मेरे भाई से, मांग, वो जोर से चिल्लाता है। अब काजल डर कर रोने लगती है और कहती है, ये इसकी अपनी गलती की सजा है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब काजल रोने लगती है और कहती है, ये इसकी अपनी गलती की सजा है, मैंने कुछ नहीं किया। रो रो कर कहने लगती है। चटाक प्रिंस उसके बाल पकड़कर अपनी ओर घुमाता है और एक थप्पड़ कसकर लगाता है। वो संभल नहीं पाती और गिर जाती है। तभी प्रिंस कहता है, तुझे क्या लगा था मैं तेरे इश्क में डूब गया हूँ? वो दांत पीसते हुए कहता है। प्रिंस, नहीं, मैं तो अपने भाई को ठीक करने के कारण तुझे यहाँ रखना चाहता था, पर तुमने इनकार कर दिया, जिसके कारण मुझे ये करना पड़ा। वो वहीं रैंक से बोतल निकालकर पैक बनाकर पीता है। उसके लेने के बाद मुन्ना और सुनील भी अपनी अपनी गिलास उठाकर पीने लगते हैं और कहते हैं, अब तो यहीं रहेगी इसी कमरे में और मेरे भाई की सेवा करेगी। जब भाई ठीक होगा तब तेरा क्या करना है वो डिसाइड करेगा। तब तक तू भाई के सामने इस कुर्सी पर बैठी रहेगी हमेशा। कहते हुए उसके बाल पकड़कर उठाता है और कुर्सी पर धक्का देता है। तो वो रो पड़ती है और कहती है, तुम्हारे भाई की आदत के कारण ये सब हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोते हुए चिल्ला कर बोले। तभी प्रिंस कहता है, चुप, एकदम चुप, मुंह बंद कर अपना। वो बाल खींचते हुए अपने हाथ में लेता है और लाल आंखों से गुर्राते हुए कहता है, भाई के पास आंसू बहाकर उसे दुखी मत कर, उसके पास खिलखिलाकर हंस, उसको होश में ला। उसके कान के पास आकर गुस्से से चिल्लाता है। वो डर से सहम जाती है और अपने बालों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है। तो प्रिंस कहता है, अब नर्स बस भाई को दवा देगी, सब तू करेगी। मेरे भाई का खाना खिलाना, कपड़े बदलना, पूरी बॉडी का मसाज करना, सब तू करेगी, समझ गई ना? और नहीं समझी हो तो फिर से समझ ले, ये तेरे छोटे ठाकुर का घर नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा नियम चलता है। अब उस शौर्य प्रताप को पता चलेगा किसी को खोने के बाद कैसा लगता है। तुम्हारे कारण मेरा भाई आज इस बेड पर पड़ा है, इसे ठीक कर, वरना तुम्हारा तो हाल मैं करूंगा ना। तभी काजल कहते हैं, अब क्यों, तुमने तो पहले भी रूमी को मार डाला ना, मुझे भी मार डालो, तब ठीक रहेगा। वो रो रही थी। वो रूमी के कातिलों को सामने पाकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इस कारण और रोना आ रहा था उसे। शौर्य तथा ममता जी याद आ रही थी। कहाँ हो, कहाँ तो परीक्षा खत्म होने के बाद वो इतनी खुश थी और कहाँ
अभी इनके कब्जे में पड़ी है। प्रिंस और उनके दोनों दोस्त ड्रिंक करते हुए काजल के रोने पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे। अरे हमने मारा नहीं था उसे, बस प्यार से थप्पड़ मार रहे थे। पर वो होशियार खुद ही रोड पर कूद पड़ी थी। बेचारी बहुत ही खूबसूरत थी, बेमौत मारी गई। प्रिंस कहते हुए फिर से ठहाके लगाने लगा। वो अपनी बेबसी पर सर झुकाए धीरे धीरे सिसक रही थी। उसी वक्त लिली अपने हाई हील के सैंडल को खटखट करती हुई आई। तभी प्रिंस बोला, आओ लिली, देखो तुम्हारे दुश्मन को मैंने कैद कर लिया है। अब तुम्हारा शौर्य तुम्हारा हुआ। लो ये हमारी जीत की खुशी के जश्न का जाम है। कहते हुए उसके हाथ में एक पैक थमा कर देता है। वो उससे लेकर एक सांस में पी जाती है और काजल के पास आती है, जो उसे यहाँ देखकर हैरान थी। तभी वो कहती है, उस रात तुम्हें थप्पड़ मारने पर सौर्य ने मुझे मारा था ना? वो सौर्य जो लंदन में मेरे प्यार में खोया रहता था। हम शादी करने वाले थे, पर अपने पापा की मौत के बाद वो गांव आकर बस गया और फिर तुम्हें ना जाने कहां से उठाकर अपने घर में बैठा लिया। तुम नीच लड़की अपने जाल में फंसा ली है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखती हूँ कि आज कौन बचाता है तुम्हें। ये कहते उसे थप्पड़ों से मारना शुरू कर देती है। वो अपना बचाव करने लगती है, पर लिली की मजबूती के आगे वो कुछ नहीं कर पाती। वो उसे मारते मारते कुर्सी से नीचे गिरा देती है और फिर पैरों से मारने लगती है। वो बस रोते रोते बेदम होकर लेटी हुई थी। प्रिंस और उसके दोस्त मजे ले रहे थे उसकी पिटाई का, पर सुनील उसे रोकता है। अरे लिली, अब छोड़ो भी दो। अरे लिली, अब छोड़ भी दो। कल मार लेना फिर। उसे जिंदा रखना है, हमें आनंद को ठीक करना है। डॉक्टर ने कहा है कि इसे सामने रखने से वो ठीक हो जाएगी। तुम अब जाओ और शौर्य को अपने जाल में फंसाओ। कहकर उसे सर से पैर तक गंदी नजरों से देखता है। वो रुक जाती है और वहीं कुर्सी खींच कर बैठती है और कहती है, प्रिंस एक पैग और दो यार, सारा नशा उतर गया। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्त, तुमने मेरे रास्ते का कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्यार से अपने शौर्य को पुराने दिनों की याद दिलाकर अपना बना लूंगी। कहकर प्रिंस का दिया गिलास अपने होठों से लगाती है। पीने के बाद वो प्रिंस के गले लगकर थैंक्स बोलती है और अपना बैग लेते हुए चल पड़ती है। अब प्रिंस काजल के चेहरे पर एक बोतल पानी उड़ेल देता है। वो घबरा कर उठ जाती है और कहती है, तो तुमने इसके साथ मिलकर सारा खेल रचा है। मैं सब बात पुलिस को बता दूंगी। छोटे ठाकुर तो इससे नफरत करते हैं, इसे देखते ही भगा देते हैं। वो सिसकते हुए कहती है। तो प्रिंस कहता है, तू इसकी चिंता मत कर जान, वो अपनी अदाओं से उसे फंसा ही लेगी। तू अपने बारे में सोच। और ये पुलिस कहाँ से आएगी बीच में? कहीं उस इंस्पेक्टर की बात तो नहीं कर रही जो शौर्य का दोस्त है और जिसकी दूसरी शादी अभी अभी तुम लोगों ने मिलकर करवाई है? काजल की ओर मुस्कुराता देखकर कहकर काजल की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। वो आश्चर्यचकित होकर उसका मुंह देखने लगती है। तभी वो कहता है, हाँ मुझे सब पता है डार्लिंग, उसकी प्यारी बीवी को मैंने ही तो मरवाया था। फिर वो हंसने लगता है और कहता है, ऐसे मत देखो, उससे बचने के लिए मेरा भाई तेजी से गाड़ी चलाकर भागा था, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। मेरा भाई बेड पर जिंदा लाश बना पड़ा है और वो बीवी के साथ जश्न मनाता है। ऐसा संभव नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बीवी को उससे दूर कर दिया। तुम लोगों ने फिर से उसकी शादी कराकर ठीक नहीं किया। उस लड़की को फिर मारना होगा। कुछ दिन मनाने दो उसे जश्न। वो ठहाके लगा रहा था और वो सोरे, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, दांत पीसते हुए बोलता है। उस लिली को पता नहीं कि डील उसने किया है मुझसे, मैंने नहीं किया। उन दोनों को मार डालूंगा मैं, तब जाकर मुझे चैन मिलेगा। वो नफरत से कहता है। काजल उसकी सारी बात सुनकर और तेजी से रोने लगती है। प्रिंस उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाता है और कहता है, तुम यहाँ से हिलना भी मत, मैं जरा सा तुम्हारे यार का हालचाल जानकर आता हूँ। ये कहकर आनंद के पास जाकर कहता है, भाई देख, मैं तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास ले आया हूँ। अब तो उठ जा भाई, देख तेरी काजल तेरे पास बैठी है, उठना भाई। उसकी आंखों से दो बूंद आंसू निकल जाते हैं और कहते हैं, देखिए तुम, मेरा भाई कुछ नहीं बोलता है, बस आंखें बंद किए लेटे रहता है। चल आवाज तो दे तू इसे, पुकार इसे। वो चिल्लाते हुए कहता है। काजल उसके डर से उसे पुकारती है, आनंद। प्रिंस उसे जोर से फटकारता है और पुकार, जोर से पुकारा, आवाज उसके कानों तक जानी चाहिए। आनंद, आनंद। वो आवाज लगाती रहती है। लगातार आवाज लगने से और जोर के रोने का उसका गला सूखने लगा था। वो पानी मांगती है, पर प्रिंस उसे एक थप्पड़ लगाता है। फिर उससे आनंद को आवाज लगाने को कहता है। वो रोते हुए पुकारने लगती है। कुछ देर के बाद बेहोश होकर कुर्सी से गिर जाती है। वो तीनों ठहाके लगाते हैं और बाहर निकल जाते हैं।
प्रिंस नीचे आकर नौकरानी से कहता है, ऊपर जाओ और उस लड़की को भाई के कमरे में सेफ सोफे पर लेटाओ और होश में लाओ। वो पानी मांगे तो दे देना, पर उसे खाना बिल्कुल भी नहीं देना है, समझी? वो उसे गुस्से से कहता है। नौकरानी 20-22 साल की एक लड़की थी, रानो। डरी सहमी सी उसकी आवाज थी। वो हाँ में सर हिला देती है। तभी प्रिंस कहता है, और हाँ, ध्यान रखना कि वो लड़की उस कमरे से बाहर ना निकल पाए। अपने काम के बीच बीच में उसे जाकर चेक करती रहना कि वो क्या करी है। मेरे लिए रात के खाने में मटन बना कर रखना। मेरे कुछ दोस्त भी रहेंगे, थोड़ा ज्यादा बना लेना। मैं उसे वो उसे कहता हुआ निकल जाता है। रानो तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। उसे उस मोहनी सूरत लड़की के लिए बहुत ही दुख हो रहा था। जब से प्रिंस उसको लाया था, वो तभी से बाहर से छिप कर सारी बातें सुन रही थी और उन दोनों के जाने का इंतजार कर रही थी। वो जब गेट खोलकर अंदर पहुंची तो वो बेहोश ही सोफे पर पड़ी थी और दौड़ती फ्रिज से पानी लेकर आती है और थोड़ा सा उसके चेहरे पर छिड़कती है। काजल आंख खोलकर उसे देख रही थी। कौन हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। वो उठकर बैठते हुए रोकर बोलती है, मेरा कोई कसूर नहीं है आनंद के इस हालत का। प्लीज मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। वो रोते बिलखते हाथ जोड़कर बोले। तभी रानो कहती है, चुप हो जाओ काजल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बस तुम्हें पानी पीना है तो लो पी लो। इसके सिवा मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। साहब ने तुमको खाना देने से मना किया है। वो कहकर दरवाजा बंद करके चली जाती है। काजल अंदर से रोते हुए कहती है, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। रोते हुए रट लगाती रहती है, पर अब रानू नीचे आकर रसोई में चली जाती है और प्रिंस के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। उसे काजल का दुख अपने सीने में महसूस होने लगता है। उसे अपना दिन याद आता है जब उसे आनंद घर जाते समय उठा कर ले आया था। वो अपने पिता के गुजरने के बाद पढ़ाई छोड़कर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी, जिससे वो अ, उसकी माँ के खाने का इंतजाम हो जाता था। उसकी बदकिस्मती थी कि जिस घर में वो काम करने गई थी, उस घर के बेटे का दोस्त था आनंद, और उस दिन उससे मिलने आया था। रानू की सुंदरता देखकर उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। आनंद उसे देखा था तो उसने होश खो बैठा और अपने दोस्त से बातचीत करके उसे घर से काम खत्म होने के बाद जाने के क्रम में रास्ते में ही पकड़कर अपने घर ले आया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर आनंद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ जबरदस्ती की। उसे कमरे में कैद करके रख दिया था और जब मन करता उसके साथ जबरदस्ती करता। रानू ने 1-2 बार भागने की भी कोशिश की थी। उसके बदले उसने अपनी बेल्ट खोलकर उसे बहुत मारा था और वो 2-3 हफ्तों तक बुखार से जलती रही। उस स्थिति में भी उस दरिंदे ने उसके साथ जबरदस्ती की। वो आनंद की ऐसी हालत से बहुत खुश थी। वो प्रिंस के मुँह से कई बार काजल का नाम सुन चुकी थी। वो उससे मिलकर उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, पर वो आज मिली भी तो इस परिस्थिति में उसके लिए बहुत ही दुखी थी, पर उसकी मदद नहीं कर सकती थी। रात के 8 बज गए थे। सौर्य और काजल अभी तक घर नहीं आए थे। ममता जी बहुत ही टेंशन में थी। वो बार-बार मुख्य द्वार तक आकर देख जाती, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। शीतल उन्हें परेशान देखकर सौर्य को फोन लगाती है, पर वो फोन नहीं उठाता है। शीतल 4-5 बार फोन करती है, पर सूर्य एक बार भी फोन नहीं उठाता है। ममता जी की बेचैनी बढ़ गई थी। वो शीतल से पानी मांगती है और वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके सर से पसीने छूटने लगते हैं। शीतल जल्दी से पानी लेकर आती है। वो पी ही रही थी कि सूर्य की गाड़ी अंदर आती दिखी। वो गिलास रखकर तेजी से उसके पास जाती है और कहती है, कहाँ था बेटा तू इतनी देर, और फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मेरी घबराहट से हालत खराब हो रही थी। काजल कहाँ है? वो गाड़ी के दूसरी ओर काजल को ना पाकर पूछी। अब सौर्य का सब्र का बांध टूट गया। वो गाड़ी से उतरकर ममता जी के गले लग जाता है और कहता है, माँ, काजल को कॉलेज से कोई पकड़ कर ले गया है। मैं पुलिस के साथ पूरा गांव और शहर चप्पा चप्पा घूम गया, पर वो कहीं नहीं मिले। कहकर फूट फूट कर रो पड़ता है। ये सुनकर ममता जी का कलेजा मुंह को आ गया। तभी वो कहती है, अब रूमी के बाद काजल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। कहीं वो मोनी के साथ उसके घर तो नहीं चली गई, या रितु के ससुराल चली गई होगी, या राजन की पत्नी से मिलने चली गई होगी। बेटा, तू उन लोगों से पूछना। वो पागल की तरह जल्दी जल्दी बोल रही थी। तभी सौर्य कहता है, माँ, वो कहीं नहीं है। पुलिस पूरी जगह उसे ढूंढ रही है। मैं अच्छा भाई तो बन गया, पर काजल का अच्छा दोस्त नहीं बन सका। मैं क्या करूं? काजल को कुछ हो गया तो? वो बोलते हुए उसके रोने की आवाज और तेज हो गई। अब बहादुर आकर सौर्य को कंधे से पकड़कर अंदर ले गया और शीतल ममता जी को अंदर ले गई। दोनों को कुर्सी पर बैठाकर सब नौकर उन्हें सांत्वना देने लगे थे।
जिससे शौर्य और भी रोने लगा था। अब ममता जी खुद को संभालते हुए शौर्य को चुप कराने लगती है और शीतल पानी लाने चली गई। वहां सब काजल के सलामती की दुआ कर रहे थे। वो बहुत ही नेक और भली लड़की थी, सबके साथ बहुत ही प्यार से बात करती थी। सबको रूमी के अंजाम को देखकर काजल के लिए डर लग रहा था। और इधर देर रात प्रिंस आता है। उसके साथ 4 लोग और भी थे जो नशे में चूर थे। तभी प्रिंस कहता है, चलो तुम लोग बैठो, मैं खाना लगाता हूँ। कहकर रानू को चिल्लाते हुए आवाज लगाता है। तभी वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाती है। तो वो कहता है, हम हम पांचों का खाना लगाओ। अब वो किचन में चली जाती है। तभी प्रिंस कहता है, फ्रेंड्स तुम लोग 5 मिनट वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो काजल सोफे पर रोते रोते सोई पड़ी थी। वो उसे बालों से पकड़कर कहता है और आनंद के पास लगी कुर्सी पर पलटा कर बैठाता है। क्या कहा था मैंने, भूल गई तुम? एक बार थप्पड़ खाकर मन नहीं भरा तुम्हारा? कहो तो फिर से मुँह लाल कर दूं। और उसे थप्पड़ दिखाते हुए गुस्से से कहता है। तो वो सहम जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब मैं यहीं बैठी रहूंगी। वो दिन में उसके थप्पड़ों को याद करके डरते हुए बोली। तभी प्रिंस बोलता है, गुड गर्ल, तुम ऐसे ठीक से रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जब मैं खुश होऊंगा तो तुम्हें मार मार नहीं लगेगी तो तुम्हें मार नहीं लगेगी। इसलिए तुम मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, समझी ना? वहां रानो खाना लगा चुकी थी और खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। तभी प्रिंस आता है और कहता है, हाँ चलो दोस्तों शुरू हो जाओ। तुम लोगों को पता है कि ये मैं अपनी बहुत बड़ी जीत की खुशी के कारण पार्टी दे रहा हूँ। जब मेरा भाई बेड से उठ जाएगा तब ग्रैंड पार्टी दूंगा। क्यों रानो, मेरे भाई के ठीक होने के खुशी में जश्न मनाओगी ना मेरे साथ? वो रानो को चिढ़ाकर पूछ रहा था। तभी एक दोस्त कहता है, हे प्रिंस, ये आइटम कौन है? खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। उसका एक दोस्त उसे गंदी नजरों से देखते हुए बोला। तो प्रिंस कहता है, ये मेरे भाई की एक्स आइटम है, तो अब मेरी नौकरानी है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए जिंदा रखा, वरना कब का मार चुका होता। प्रिंस उसे जताते हुए कहता है। सब दोस्त ठहाके लगाने लगते हैं। रानू उसके वार्निंग वाले अंदाज पर अंदर तक सिहर उठती है। वो तो आनंद के मरने का इंतजार कर रही थी, वरना अपने गंदे वजूद के साथ वो भी नहीं जीना चाहती थी। वो सोच चुकी थी कि जिस दिन आनंद की मौत देख लेगी उसी दिन आत्महत्या कर लेगी। और इधर आधी रात में कहीं कुछ खटका था जिससे सोरे की नींद खुल गई थी। बहुत ही मुश्किल से ममता जी ने उसे अपनी कसम देकर एक गिलास दूध पिलाकर सुलाया था। सोरे काजल का सोच रहा था, उसकी आंखें गिल्ली होने लगी थी। ना जाने रात में वो कहाँ और किस हालत में होगी। कितने सपने हैं उसकी आंखों में। पिता का सपना पूरा करना है उसे, भगवान उसे हर मुसीबत से बचाना। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा है। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। उसी रात होटल के एक कमरे में बेड पर तकिए को पकड़कर लेटी लिली बहुत ही खुश थी। सोरे, मैं कल आ रही हूँ, तुमसे माफी मांग लूंगी और तुम्हारी माँ से भी माफी मांग लूंगी। तुम और तुम्हारी माँ बहुत ही भोले हो सोरे। तुम लोग जरूर मुझे माफ करके अपना लोगे और फिर हमारी शादी होगी। तुम मेरे पति बनोगे और मैं बनूंगी मिसेस लिली सोरे प्रताप। वह मजा आ जाएगा यार। यस बोलकर तकिए को सीने से लगाकर आंख बंद करके मीठे सपनों में खोने लगती है। आंख बंद करके मीठे सपनों में खो जाती है। और इधर प्रिंस काजल से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो काजल अपना बचाव करते करते उसके मार से थकने लगी थी। वो रोते हुए आनंद को आवाज देती है, आनंद मुझे बचा लो अपने इस पागल भाई से। आनंद उठो, मुझे बचाओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज मुझे बचा लो। वो आनंद का हाथ पकड़कर उसे झिंझोड़ने लगती है। आनंद से अचानक से आनंद अपनी आंखें खोल देता है और अपना हाथ पकड़कर ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए उठकर बैठता है और कहता है, प्लीज छोड़ो काजल को। बहुत ही ठंडे स्वर में कहता है। वो उसके अचानक ही ठीक होने से अचकचा जाता है और बेड पर से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है। काजल अपने फटे कपड़ों से खुद को समेटते हुए बेड के कोने पर सर पैरों में छुपा कर बैठ जाती है और वो रो रही थी। आनंद उसके चेहरे पर पड़े थप्पड़ों के निशान देखकर गुस्से में भर चुका था। तभी प्रिंस कहता है, भाई तू ठीक हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो उसके गले लगता है पर आनंद उसे धकेल कर खुद से दूर कर देता है और कहता है, तूने काजल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम्हें पता है ना मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर तूने ऐसा क्यों किया? उसका बोलने का लहजा बेगानों की तरह हो रहा था। तभी रानो चाय लेकर आती है। उसे आनंद को सही सलामत बैठे देकर बहुत ही गुस्सा आता है। अब आनंद काजल को देखकर थोड़ा सा दुखी होता है। उसके चेहरे पर फैली उदासी को महसूस करता है और कहता है, रानो, काजल को ले जाओ और अपने कपड़े दो पहनने के लिए।
उसका ध्यान काजल पर जाता है। वो रोते हुए सर घुटनों में छिपाए बैठी थी। उसके कपड़े आधे फट चुके थे। रानू उसके गिरे दुपट्टे को उठाकर उसे ढकती है और पकड़कर नीचे लेकर चली जाती है। तभी आनंद कहता है, प्रिंस अब बोलो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हारा सौतेला भाई नहीं हूँ, अपना भाई हूं ना तुम्हारा। फिर तूने ऐसा क्यों किया? जब तुम जानते हो कि काजल से मैं प्यार करता हूँ, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? वह क्रोध में आने लगा था। तब प्रिंस कहता है, भाई ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए काजल को पकड़ कर यहाँ लाया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप उसके पास रहने से, उसकी आवाज सुनने से ठीक हो सकते हैं। पर मैं थोड़ा सा बहक गया था, मुझे माफ कर दो भाई। वो आनंद से माफी मांगने लगा। आनंद चुपचाप उठकर वॉशरूम चला जाता है। वहीं प्रिंस खड़ा मन ही मन खुद को कोस रहा था। जब वो काजल के चेहरे पर मोहित होकर उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया था, पर उसे खुशी थी कि आनंद होश में आ चुका था। और अब पापा दोनों भाइयों में अपने बिजनेस का बंटवारा कर देते हैं। अब प्रिंस अपने पापा को फोन करता है, पापा भाई ठीक हो गया है और अभी वो वॉशरूम गया है खुद से चलकर। अब आप आज ही हम दोनों में जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। वो बहुत खुश था। उसके पापा फोन पकड़कर सोच में पड़ जाते हैं। प्रिंस की बात सुनकर उनकी शर्त ही थी कि जब तक आना ठीक नहीं होता, वो प्रिंस को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बचपन में उनके सर से माँ की साया उठने के बाद वो दोनों आवारागर्दी और गुंडागर्दी में लग गए थे। प्रिंस तो किसी तरह विदेश जाकर पढ़ा भी, पर वो आनंद को बाहर नहीं भेज पाए। वो अक्सर आनंद की आदतों की वजह से कॉलेज में शर्मिंदा हो जाते थे। काजल वाले मैटर में उन्हें आनंद के साथ ही ट्रांसफर कर दिया था। वो काजल और शौर्य को मारना चाहते थे, पर आनंद काजल से शादी करना चाहता था। पर उनसे अलग होकर दूसरे घर में रहने लगा था। वो उनसे अलग होकर दूसरे घर में रहने लगता है और अपनी आवारागर्दी को पूरा करता है। जब उससे काजल नहीं बची, तो उसे जबरदस्ती उठाकर लाने लगा, जहां उसकी वैसी हालत हो गई थी। प्रिंस लंदन से जब वापस आए तो मस्ती करने के लिए पापा से हर वक्त पैसा चाहता था। मना करने पर वो जायदाद का बंटवारा करने पर उतारू हो गया था। उसके पापा उसकी जिद से परेशान होकर आनंद के ठीक होने की शर्त रख चुके थे। अब तो आनंद ठीक हो गया था, तो उन्हें अपने किए वादे को निभाना था। वो थोड़ा खुश होकर, थोड़ा उदास होकर अपने ऑफिस से उसके घर की तरफ चल देते हैं। और इधर राजन वापस आ चुका था और पूरे पुलिस फोर्स को चारों तरफ काजल की तस्वीर देकर फैला चुका था। वो उसे किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालने लगा था। वो सूर्य के घर आकर ममता जी को काजल की कोई परेशानी के बारे में पूछता है, तो वो लोग बातचीत कर रहे थे। तभी लिली मुख्य द्वार से अंदर आती दिखी। बहादुर उसे रोक रहा था, पर वो उसकी आवाज को इग्नोर करके ममता जी के पास आकर उनके पैर पकड़कर रोने लगती है। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत ही दिल दुखाया। मैं लंदन से वापस आ गई हूँ और यही होटल में रहती हूँ। अब मुझे बदलना है, मुझे आप लोगों की तरह सादा जीवन जीना है। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे गुस्सा होकर पैसे भेजना बंद कर दिया है। मैंने काम की तलाश में हूँ। जब तक मुझे काम मिलता है, कुछ पैसे हाथ में आते हैं, तब तक मुझे अपने घर में रहने दीजिए। मैं सारा काम कर दिया करूँगी। आंटी, मैं बदल गई हूँ, प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने काजल को भी बहुत बेइज़्ज़त किया। वो कहाँ है? मैं उससे माफ़ी माँग लूँगी। रोते हुए वो शौर्य की तरफ मुड़ती है और कहती है, शौर्य, तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई और तुम्हें अपनी नासमझी में खो बैठी। कहकर वो तेज़ी से रोने लगती है। शौर्य कुछ नहीं बोलता। तभी ममता जी कहती है, चुप हो जाओ लिली, हम लोग यहाँ खुद बहुत परेशान हैं। काजल 2 दिन से गायब है। उसे कॉलेज से किसी ने उठा लिया है। ठीक है लिली, तुम पर मैं एक एक बार फिर भरोसा करके रख लेती हूँ। कहकर ममता जी शीतल को बुलाती है और कहती है, इसे गेस्ट रूम में ले जाओ और ये वहीं रहेगी अब। शीतल, शौर्य और राजन तीनों एक साथ ममता जी के फैसले पर चौंक कर उसका मुँह देखने लगते हैं। शौर्य उन्हें रोकना चाहता था, पर राजन उसका हाथ पकड़कर दबाकर चुप करा देता है। लिली उठकर शीतल के पीछे गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान छाई थी। अब राजन ममता जी को डांट बंधाकर बाहर निकलता है, तो सौर्य उसे गेट पर छोड़ने आता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका? मुझे पता है वो लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है। वो फिर झूठ बोल रही थी। माँ तो बोली है, उसके बातों में फिर से आ गई है। सौर्य को लिली को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी राजन कहता है, देख यार, वो जैसी भी है, पर अभी आंटी जी को उससे मदद मिलेगी। वो काजल के गम में बीमार रहने लगी है। वो रहेगी यहाँ तो आंटी जी का मन बहल जाएगा ना। वो शौर्य को समझाता है और उसे विदा लेकर चला जाता है। तो शौर्य सोचता है,
कुछ भी कहो राजन, पर ना जाने क्यों मुझे इसका यहाँ रहना कोई षड्यंत्र की तरह लग रहा है, और मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। वो मन में फैसला करके अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाता है। और इधर शीतल उसे गेस्ट रूम में छोड़कर जा चुकी थी। वो अंदर से दरवाजा बंद करके बेड पर पसर जाती है और कहती है, मैं जानती थी यही होगा। ये सीधे साधे लोग मुझसे क्या मुकाबला करेंगे। अपनी जीत पर जोर से हंसती है। अब कुछ ही दिनों में सूर्य के दिमाग से काजल का भूत निकाल दूंगी और उसे अपना दीवाना बना लूंगी। वो खुश होकर अपने और सौर्य के मीठे सपनों में खो जाती है। और इधर काजल को रानो मुंह हाथ धुलाकर अपने नए कपड़े जो कभी आनंद ही खरीद कर ला दिया था पहना देती है। वो रह रहकर सिसक उठती है। जब से वो सौर्य के घर में आई थी तब से सब उसके साथ प्यार से ही बात करते थे। वो इस व्यवहार की उम्मीद छोड़ चुकी थी, पर आज जो उसके साथ होते होते बचा, ये सोचकर वो शांत हो गई थी। पर सिसकियां थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी रानो कहती है, काजल चुप हो जाओ। अब आनंद होश में आ चुका है। प्रिंस तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वो उसे समझाती हुए खुद ही रोने लगती है। काजल उसे चुप कराती है। सब बात उससे पूछती है। वो रो रो कर सब कुछ अपनी पुरानी बातें बता देती है। काजल उसे आगे बढ़कर गले से लगा लेती है। अंदर रानो के कमरे में काजल को देखने आ रहा था। उसकी बातें सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक जाता है और सब कुछ सुनकर उल्टे पैर वापस चला जाता है। वहां से सीधे प्रिंस के कमरे में आता है और प्रिंस को पकड़कर थप्पड़ खींच कर मारता है। मैंने काजल को तो तुझसे बचा लिया, पर तूने रानो के साथ बहुत बुरा किया। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, कहकर फिर से उसे मारने लगता है। तभी सुनील और मुन्ना के साथ उसके पापा भी आते हैं। वो दोनों आनंद से प्रिंस को छुड़ाते हैं और कहते हैं, ये क्या हरकत है आनंद, तुम्हें कुछ पता नहीं है जो इसने तुम्हारे खातिर किया है। वो उसे डांटते हुए कहते हैं, पापा इसने क्या किया क्या नहीं मुझे कुछ नहीं जाना, पर इसने रानू के साथ बहुत गलत किया है। अपने कमीने दोस्तों को नशे में छोड़कर खुद बेहोश हो गया और उन लोगों ने उसके साथ कहते हुए चुप हो जाता है। भाई, आप तो काजल से प्यार करते हैं ना, फिर रानू से हमदर्दी क्यों हो रही है आपको। प्रिंस चिढ़कर बोलता है, हाँ करता हूँ काजल से प्यार, पर मुझे रानू की बेइज्जती भी पसंद नहीं है। वो चिल्लाकर कहता है और रानू के कमरे में वापस जाता है। वो दोनों एक दूसरे से गले लगकर अभी रो ही रही थी। उसके दिल में रानू के लिए प्यार उमड़ पड़ा और वो काजल के लिए बहुत दुखी हो गया था। अब आनंद कहता है, रानो तुम रो मत, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करूंगा और अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। तुम्हारे साथ हुए बदसलूकी को तो मैं बदल नहीं सकता, पर तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत की जिंदगी जरूर दूंगा। वो आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर रानो को खींचकर गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हुए गलत के कारण तुम्हें नहीं नहीं अपना रहा, बल्कि मेरी कोमा वाली हालत में सेवा करने और मुझसे प्यार करने के कारण अपना रहा हूँ। हमारी शादी कल ही पूरे समाज के बीच पूरी रीति रिवाज के साथ होगी। वो उसके गले से लगी खुशी से रोने लगती है। तो वो तो उसके मरने का इंतजार कर रही थी, पर आज उसके द्वारा दी जाने वाली इज्जत और मान सम्मान को दिल से आनंद की खुशी की दुआ देने लगी। काजल उन दोनों के लिए बहुत खुश थी। वो उन दोनों को मुबारक देने उठकर खड़ी होती है कि बेहोश होकर बेड पर गिर जाती है। रानो और आनंद एक साथ चिल्लाते हैं, काजल। सब लोग उसकी चीख सुनकर दौड़े चले आते हैं। आनंद डॉक्टर को फोन करता है और रानो पानी उसके चेहरे पर डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगती है। वो बेसुध पड़ी थी, उसका मुंह सूखा हुआ था। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, इनको इतनी कमजोरी हो गई है, खाना भी नहीं खाती है क्या। मैंने ये विटामिन और ताकत की दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें देते रहिएगा, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने काजल का चेकअप करने के बाद आनंद से कहा। वो दवा की पर्ची आनंद के हाथों में थमाते हुए बाहर निकल गए। रानू धीरे से बोली, जब से यहाँ आई है प्रिंस सर ने इसे खाने को नहीं दिया है, शायद इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है। तभी आनंद कहता है, क्या इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो चौंक कर बोला। तभी रानू इनकार में गर्दन हिलाती है। प्रिंस उसकी और गुस्सा कर देखने लगा था, जिससे वो डर रही थी। प्रिंस, तू सच में शायद इसको मारना चाहता था, इसलिए 2 दिन से इसे खाना नहीं दिया और ऊपर से मारता रहा। आनंद दांत पीसते हुए बोला। तभी प्रिंस कहता है, भैया ऐसी बात नहीं है, मैं भूल गया था और इस रानो ने याद भी नहीं दिलाया मुझे। वो सारा इल्जाम रानो के सर पर डालकर बोलता है। तभी आनंद कहता है, चुप रहो, खुद का पार्टी करने का याद रहा और ये जीती जागती लड़की याद नहीं रही। क्या बोलूं मैं तुम्हें, तुम तो आज क्या ना कर डालते इसके साथ। वो गुस्से से कहते हुए बेबस होकर काजल के चेहरे पर फैली उदासी को देखने लगता है। तभी प्रिंस कहता है, भैया आखिर आपको इससे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई।
अब जब आप रानू से शादी करने का सोच चुके हैं, तो इसका क्या कीजिएगा? वो होश में आती है, काजल की ओर इशारा करता है। तो आनंद कहता है, इसे पूरी तरह ठीक होने दो, फिर सोचता हूँ। वो कुछ देर रुक कर बोला। रानू उसके लिए खाना लेने चली गई और प्रिंस बूंद बनाते हुए बाहर निकल गया। आनंद उसके पास बैठ के और बोला, काजल प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं सोरे से भी माफी मांग लूंगा। वो पश्चाताप करते हुए बोला। काजल उसके चेहरे को गौर से बेयकीन सी होकर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही आनंद है जो उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू था। उसका कोई छल समझ रही थी पर कुछ जवाब नहीं दी। तभी आनंद कहता है, पापा आप चाहते थे ना मैं आपका बिजनेस संभालूं और एक अच्छा बेटा बनूं। मैं तैयार हूँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। आप मेरी और रानू की शादी कल करवा दीजिए। मैं अब मुश्किल से दोबारा मिली जिंदगी को हंसी खुशी बिताना चाहता हूँ। वो बदला बदला सा काजों के साथ साथ अपने पापा को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। तभी उसके पापा कहते हैं, यदि ऐसी बात है बेटा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी नई शुरुआत में। और मैं अभी सब तैयारी करवाना शुरू करता हूँ। काजल मैं तो तुमसे नफरत करने लगा था पर तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सुधर गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और अपने दिल से तुम्हारे लिए सारी नफरतें मिटाता हूँ। तुमको मैं सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है बेटी। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एक बहन की तरह आनंद और रानू की शादी का सब इंतजाम देख लेना। वो खुशी से आनंद को अपने गले से लगाते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं। काजल के सर पर आशीर्वाद देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। रानू काजल को बहुत ही प्यार से खाना खिलाती है। वो बहुत खुश थी। उसने इज्जत की जिंदगी की आस छोड़ दी थी पर काजल के कारण उसे जिंदगी एक मौका और दे रही थी। काजल खाने के बाद उसके साथ कल की तैयारियों के बारे में बातचीत करने लगी। प्रिंस ने जब सुना कि आनंद काजल को घर वापस भेज देगा, वो गुस्से से बुखला गया। भाई आपको यदि उसे शादी नहीं करनी है तो अपनी शादी के साथ मेरी भी शादी करा दीजिए। मैं उसे पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। आनंद आनंद डेकोरेशन करने वालों को समझा रहा था। तब प्रिंस उससे जाकर बोला। वो उसकी बात सुनकर पहले तो कुछ देर उसे देखता है, फिर उस आदमी को एक नौकर के साथ दूसरे कमरे में सजावट करने भेज देता है और फिर कहता है, प्रिंस तुम काजल जैसी लड़की के लायक नहीं हो कि तुम्हारी शादी उससे करा दूं। और वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करती। आनंद उसे प्यार से कहता है। तभी प्रिंस बोला, भाई वो शादी के बाद मुझे पसंद करने लगी। प्लीज मुझे काजल से ही शादी करनी है। वो बात समझने को तैयार नहीं था। तभी आनंद कहता है, ऐसी बात है तो तुम खुद ही उसे मना लो जाकर। यदि वो हाँ कर देगी तो मैं तुम्हारी शादी कल ही करवा दूंगा और अगर वो मना कर दे तो तुम जिद नहीं करोगे। आनंद हार मानते हुए उसे काजल के पास भेज देता है। काजल रानू और आनंद के लिए खरीदारी कर लाई। शादी के कपड़ों की फिटिंग और डिजाइन देख रही थी। मानो रानू वहीं बैठी हुई थी। जब वो चला आया और बोला, रानू मुझे काजल से कुछ देर बात करनी है, तुम जाओ थोड़ी देर में यहाँ से। वो रानू से कहता है तो काजल बोली, तुम्हें जो भी बात करनी है इसके सामने कहो वरना तुम जा सकते हो। काजल साफ शब्दों में कहकर अपने काम में लग जाती है। प्रिंस गुस्से में भर जाता है मगर खुद पर काबू पाते हुए, काजल देखो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना तब जवाब देना। पहले तो मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। काजल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कल भाई के साथ ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज तुम हाँ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है। तभी काजल कहती है, तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे शादी करना चाहोगे और मैं मान जाऊंगी। मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी कभी किसी हालत में नहीं करूंगी। कहकर वो वहां से रानू को पकड़कर बाहर चली जाती है। प्रिंस गुस्से से बेड पर मुक्का मार बैठता है और इधर पापा आनंद के फैसले से बहुत खुश थे। इसलिए बिजनेस का 70% उसे और प्रिंस को 30% देने का बात कर रहे थे। इसी बीच काजल से शादी करके सुधरने का नाटक करके आधा आधा बिजनेस चाहता था पर काजल के कारण उसका मनसू पूरा नहीं हो पाया। वो सीधे रास्ते चलना चाहता था पर अब वो टेढ़े रास्ते पे अपना इरादा पूरा करने की ठान चुका था। वो गुस्से से घर से गाड़ी लेकर निकल पड़ता है और इधर काजल की सौतेली माँ रचना देवी और सोनू अपने घर में बैठकर रात का खाना खा रहे थे कि तभी उनके दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई। रे सोनुआ, देख तो इतनी रात को कौन मरने आया है हमारे घर। रचना देवी खाते हुए सोनू से कहती है। वो बुन बनाते हुए दरवाजा खोलता है। अपने सामने नशे में चूर सूट बूट पहने अमीरों जैसी शख्सियत को देखकर चौंक जाता है। कौन है आप और इतनी रात को हमारे झोंपड़ी में क्या लेने आए हो? वो उससे पूछता। मुँह बाएं खड़ा था। तभी वो बंदा कहता है, हटो मेरे रास्ते से।
कहते हुए वो उसे धक्का देकर अंदर जाकर असना देवी के आगे बैठ जाता है और कहता है, तू काजल की सौतेली माँ है ना? वो प्रिंस था जो अब अपनी शैतानी दिमाग के से काम बनाने चल पड़ा था। अब सोनवा गेट बंद करके उससे पीछे जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ हूँ, उस कल किन्नी की सौतेली माँ। बाप के मरते ही हमारी नाक कटा दी। उस छोटे ठाकुर के साथ उसके घर चले गए। मेरे पति का कमाया 5 लाख रुपया अपने पढ़ने के नाटक में खत्म कर रही है। भगवान उसका कभी अच्छा नहीं करेगा। उसने कभी अपनी माँ और भाई के बारे में कुछ नहीं सोचा। वो रटे हुए तोती की तरह बोलने लगी थी। तभी प्रिंस कहता है, ए चुप कर बुढ़िया, कितना बोलेगी? मैं तुम्हारी राम कहानी सुनने नहीं आया हूँ। अगर तुम दोनों मेरी मदद कर दोगे तो तुम्हें लाख रुपए दे सकता हूँ। बोल, करेगी मेरा छोटा सा काम? वो उन दोनों को लालच दे रहा था। तभी सोनू अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, हाँ जरूर करेंगे, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, हम कुछ भी करेंगे, आप कहिए तो। पर आप कौन है? तो प्रिंस कहता है, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनना क्या, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनकर क्या करोगे? तो फिर सुनो, वो अपनी बात उन दोनों को समझाने लगता है। वो अपनी बात उन दोनों को समझाने लगता है। तो गाइस, कहानी का पार्ट 5 यहीं खत्म होता है। अब मिलेंगे कहानी के पार्ट 6 में। अगर आपको सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि कहानी आते ही सबसे पहले आपको पता चले। धन्यवाद।